इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की बातचीत से पहले एक संकट पैदा हो गया है, एक क्राइसिस पैदा हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान के बयानवीर रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि फलस्तीन की जमीन पर जिसने इस्राइल बनाया वो जहन्नुम में जले। मुद्दा यह नहीं है कि उन्होंने जो कहा वो सही है या गलत, मुद्दा यह है कि बातचीत से पहले आपने ये बात कही और अब इस्राइल कह रहा है कि पाकिस्तान बतौर मध्यस्थ न्यूट्रल नहीं है, यानी कि पाकिस्तान की भूमिका पर इस्राइल ने सवाल उठाया है। इस कार्यक्रम में मैं आपके सामने 3 मुद्दे उठाने वाला हूं। मुद्दा नंबर 1 कि किस तरह से ख्वाजा आसिफ के बयान और इस्राइल के पलटवार की वजह से पूरी जो बातचीत है वो पेचीदा हो गई है। दूसरी बात, यह बातचीत अपने आप में किस कदर चुनौतियों का सामना कर रही है और डोनाल्ड ट्रंप के लिए आने वाले वक्त राजनीतिक तौर पर ठीक नहीं होंगे। और तीसरी बात, भारत, जी हां, भारत इसमें कहीं बेहतर और सार्थक भूमिका निभा सकता था, मगर हमारे विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री की खामोशी के चलते भारत को एक स्वर्णिम मौका मिल सकता था इंटरनेशनली अपने कद को बढ़ाने, अपनी ताकत को बढ़ाना। मगर चूंकि हम लगातार खामोश रहे, लिहाजा भारत को इसका नुकसान हुआ। और भारत यहां पर कहीं नहीं है, उल्टा जो पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा देता है वो मीडिएटर का किरदार निभा रहा है और कुछ भी कह रहा है। मगर आज हमें यह भी समझना पड़ेगा कि ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया है इसके मायने क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ख्वाजा आसिफ ने दरअसल कहा क्या। आपके स्क्रीन पर यह है उनका ट्वीट जो उन्होंने कल रात को दिया था, बयान आपके स्क्रीन पर। इस्राइल बुराई है और इंसानियत के लिए एक अभिशाप। जब इस्लामाबाद में शांति वार्ता चल रही है उसी वक्त लेबनान में नरसंहार हो रहा है। मासूम लोगों को इस्राइल मार रहा है, पहले गजा, फिर ईरान, अब लेबनान। खून खराबा लगातार जारी है। मैं उम्मीद करता हूं और दुआ करता हूं कि जिन्होंने फलस्तीन की जमीन पर यूरोप के यहूदियों से छुटकारा पाने के लिए इस कैंसर जैसे राज्य को बनाया वो जहन्नुम में जलें। अब स्वाभाविक सी बात है, इस पर इस्राइल ने पलटवार किया है। इस्राइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह बयान जारी किया है और मैं उसका हिंदी में अनुवाद आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इस्राइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री द्वारा इस्राइल के पूरी तरह खत्म करने की बात करना बेहद शर्मनाक है। किसी भी सरकार की तरफ से ऐसा बयान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, खासकर उस सरकार से जो खुद को शांति के लिए निष्पक्ष मध्यस्थ यानी न्यूट्रल मॉडरेटर बता रहा हो। अब मैं आपका ध्यान सबसे पहले खींचना चाहता हूं इस्राइली प्रधानमंत्री कार्यालय के इस बयान की तरफ। वो पाकिस्तान की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है। इसका मतलब आप जानते हैं क्या है? इसका मतलब यह है कि शनिवार को जो बातचीत होनी है और इस बातचीत का जो भी परिणाम निकलेगा इस्राइल उसे स्वीकार नहीं करने वाला है। उसने अभी से जमीन तैयार कर दी, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जिन्होंने इस्राइल बनाया वो जहन्नुम में जलें। इस्राइल के वजूद पर उन्होंने सवाल उठा दिया। अब इस्राइल क्या कह रहा है कि हम पाकिस्तान को मानते ही नहीं है। मगर आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि ख्वाजा आसिफ ने बात कही क्यों। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने युद्ध विराम का ऐलान किया था, सीज फायर का ऐलान किया था, तब क्या हुआ था? तब उन्होंने जो पहला बयान जारी किया था ना, उन्होंने पूरा ड्राफ्ट लिख दिया था साहब, बगैर कांटे छाटे। यानी कि अमेरिका की तरफ से जो फरमान आया था शहबाज शरीफ ने वही डाल दिया। अब उनके रक्षा मंत्री किस कदर इस्राइल पर हमला कर रहे हैं वो भी बातचीत के ठीक एक दिन पहले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है, ख्वाजा आसिफ को, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है बाय द वे, सत्ता पक्ष में है, रूलिंग पार्टी में है, ख्वाजा आसिफ को यह बात कहने के लिए किसी ने कहा है। अब किसने कहा है? बड़ा प्रश्न। अब मैं आपका ध्यान 2-3 चीजों की तरफ खींचना चाहूंगा। पहला, इस दुनिया में सिर्फ 2 देश हैं जिन्होंने ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार की वकालत की थी, पाकिस्तान और इस्राइल। सही सुना आपने, ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार की वकालत करना। अब हम सब जानते हैं कि ट्रंप के 2 खास हैं, नेतन्याहू और शहबाज शरीफ। उनके 2 खास पुत्र, 2 बहुत खास हैं। अब सवाल यह है कि ये जो बयानबाजी हो रही है, कहीं ये नूरा कुश्ती तो नहीं है? यानी कि पहले से तो नहीं तय कर लिया गया है ताकि बातचीत को फेल कर दिया जाए और ईरान पर फिर से कहर बरपाने की जमीन तैयार की जाए?
क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि ट्रंप डोमेस्टिकली पूरी तरह से घिरे हुए हैं। नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं, उनके लिए मुश्किल हालात यहां पर पैदा हो रहे हैं और ऐसे में ख्वाजा आसिफ का यह बयान आता है। दोस्तों, यकीनन हमें एक चमत्कार का इंतजार करना पड़ेगा जब यह बातचीत खत्म होगी, मगर उससे पहले जो तमाम कोशिशें की जा रही हैं, मसलन लेबनान के अंदर जिस तरह से इस्राइल बमबारी कर रहा है, 250 से 300 लोग मार चुका है, और वो भी युद्ध विराम के ऐलान के बाद। युद्ध विराम के ऐलान के बाद यूएई, जी हां, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, खबर आती है ईरानियन स्टेट टेलीविजन की तरफ से कि यूएई ने मिराज जेट्स के जरिए उनके 2 तेल ठिकानों पर हमला किया। अब यह क्यों हो रहा है बताइए? तो आपको समझना पड़ेगा कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसी ताकतें काम कर रही हैं जो नहीं चाहते कि यह शांति वार्ता कामयाब हो, और इसमें कई किरदार हैं। पाकिस्तान की तरफ से ख्वाजा आसिफ अगर लेबनान में हो रहे नरसंहार की आलोचना करते तो बात समझ आती, मगर वो उससे कहीं आगे बढ़ गए, यानी कि किसी ने कहा है यह सब कहने के लिए। और दूसरी तरफ इस्राइल जो लगातार इस बातचीत को नाकाम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ईरान ने क्या कहा है कि जब तक लेबनान पर हमला होता रहेगा हम पीछे नहीं हटने वाले, हम अपने लेबनान के भाई बहनों के साथ हैं। और मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा मसूद पेजेश्कियां के इस बयान की तरफ जो उन्होंने जारी किया है आपकी स्क्रीन पर। ज़ायनी शासन की तरफ से लेबनान पर दोबारा किया गया हमला साफ तौर पर शुरुआती सीजफायर का खुला उल्लंघन है। ऐसे कदम धोखे और समझौते का पालन न करने का संकेत देते हैं, जिससे बातचीत बेकार हो जाती है। हमारी उंगलियां अभी भी ट्रिगर पर हैं। ईरान अपने लेबनानी भाई बहनों का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। यानी कि जब तक इस्राइल लेबनान पर हमला करता रहेगा, ईरान किसी भी तरह की शांति बातचीत को स्वीकार नहीं करने वाला है। अभी कोई भी पाकिस्तान नहीं पहुंचा है। अभी हमें देखना यह है कि क्या वाकई सब पाकिस्तान पहुंचेंगे, और सबसे बड़ी बात, ईरान की तरफ से बातचीत में कौन पहुंचेगा। ये भी तमाम सवालात हैं जिसे हम खारिज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, ये बातचीत अभी ही कई चुनौतियों का सामना कर रही है। क्योंकि मैं ध्यान आपका खींचना चाहूंगा CNN की इस खबर की तरफ जो कहता है अ डील और अ मिराज, ट्रम्प्स ईरान सीजफायर कोलाइड्स विद केओस ऑन द ग्राउंड। सरल शब्दों में यहां कहा जा रहा है कि यह डील संभव है या एक मृग तृष्णा है, यानी नामुमकिन है। वो आगे यह भी कहते हैं कि ट्रंप की जो सीज फायर या युद्ध विराम की कोशिश है, एक तरफ यह कोशिश है, मगर दूसरी तरफ जमीन पर जबरदस्त अराजकता है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, भारत का किरदार बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में एक भारत ही एक देश है जिसका ईरान के साथ, अमेरिका के साथ, इस्राइल के साथ बेहतरीन संबंध हैं। अगर भारत इसकी मध्यस्थता कर रहा होता, अगर भारत ने पेशकश की होती, तो इस बातचीत में सभी होते। इस्राइल के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं होता। मगर जैसे मैंने बताया, जब से सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत हुई है, उसके बाद से हमारे प्रधानमंत्री खामोशी अख्तियार किए हुए हैं, इक्का दुक्का बयान देते हैं। इनफैक्ट जब भारतीय महासागर में एक निहत्ते नौसेना जहाज, ईरानी नौसेना जहाज पर अमेरिका ने टॉर्पीडो से हमला किया था, 100 नौसैनिक मारे गए थे, उस पर भी हमारे प्रधानमंत्री खामोश थे। उसकी हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले ट्रंप की मुश्किलें, जिसका जिक्र CNN के इस रिपोर्ट में किया जा रहा है। और यह रिपोर्ट क्या कहती है, गौर फरमाएं। व्हाइट हाउस और ईरान की तरफ से मंगलवार रात पेश किए गए अलग अलग शांति प्रस्तावों ने उल्टा चिंता और बढ़ा दी है कि कहीं ईरान लंबे समय तक इस जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कंट्रोल ना बनाए रखे, जिससे वही तय करे कि कौन कौन से जहाज गुजरेंगे और किस कीमत पर। अमेरिका को यह चिंता सता रही है, क्योंकि ईरान कह चुका है, ईरान अब भी $2 मिलियन ले रहा है हर जहाज से, खासकर वो देश जो उसके दोस्त नहीं है। $20 लाख। CNN आगे क्या कहता है, गौर फरमाएं। एक अंदरूनी चर्चा से जुड़े शख्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में जल्दी ही ऐसे अस्पष्ट सिद्धांतों पर सहमत हो गए क्योंकि वो थक चुके हैं। उन्हें स्ट्रेट की उतनी परवाह नहीं है, वो ईरान पर दबाव बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन अब
उन्हें किसी डील की गुंजाइश दिख रही है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप इस डील में घुस गए क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ईरान को मैं कैसे हैंडल करूं। नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस हैं जहां मुझे हार का सामना करना पड़ सकता है। मैंने बयान तो दे दिया कि मैं ईरान को पूरी तरह से वाइप आउट कर दूंगा, मगर उसको लेकर मुझे सब एक जेनोसाइडल मेनियाक, एक नरसंहारी कहने लगे। सीएनएन आगे क्या कहता है? बुधवार को भी दोनों तरफ से हमले जारी रहने की खबरें आई, जिसमें सऊदी अरब की एक अहम पाइपलाइन पर हमले की बात सामने आई, जिससे चिंता और बढ़ गई। इस अनिश्चित माहौल में फारस की खाड़ी में जहाजों की आवाजाही लगभग ठप ही रही। क्लेटन सीगल ने कहा, घोषणाएं और बयान तो हो सकते हैं, लेकिन हालात वही हैं जो मार्च की शुरुआत में थे। जब तक जहाज चलाने वाली कंपनियों को यह भरोसा नहीं होगा कि रास्ता सुरक्षित है, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और बदलेगा तब जब स्थायी शांति आएगी, परमानेंट पीस। और यह तब होगा जब इस्राइल बाज आएगा, जब पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान के बयानवीर नेता तो जो कुछ भी बकायती करते हैं वो उल्टा सीधा कहने से बचेंगे। जब ट्रंप वाकई सिंसियरली पूरी शिद्दत के साथ इस मुद्दे में इन्वेस्ट करेंगे और काम करेंगे, मगर इसकी कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे क्या कहा दोस्तों? अगर पाकिस्तान की जगह भारत होता तो माहौल कुछ और ही होता, क्योंकि तब बातचीत में मंच पर इस्राइल भी हो सकता था। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे विदेश मंत्री ने क्या कहा था। माननीय लेजर आइज एस जयशंकर, इन्होंने कहा था कि दुनिया कोई भी फैसला भारत से पूछे बगैर नहीं लेता। तो फिर यह कैसे हो गया? भारत का जानी दुश्मन पाकिस्तान, जो हमारे देश में आतंकवाद फैलाता है, वो इसका मीडिएशन कैसे कर रहा है? भारत ने बयान जारी किया इस पर, मगर पाकिस्तान पर खामोश है। आपने तो यह कहा था कि भारत विश्व गुरु है भाई, सब लोग प्रधानमंत्री की सुनते हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम से हम बाहर कैसे हैं? कुछ भी कहना। और आज भारत अगर स्थिति में है तो इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, हमारा फॉरेन मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और मैं आपको बताता हूं कैसे। ईरान पर हमले से 2 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री इस्राइल में थे। वहां पहुंच के वो इस्राइल को फादरलैंड और भारत को मदरलैंड। यह क्या बात हुई भला? इस्राइल फादरलैंड, भारत मदरलैंड, फादर मदर, यह क्या हो रहा है? फिर बात वहां नहीं रुकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब खामेनी मरते हैं तो खामोश रहते हैं, जब ईरान के मिनाब पर हमला होता है, 160 बच्चे बच्चियां मारे जाते हैं, उस पर खामोश रहते हैं, जब अमेरिका का टॉर्पीडो ईरान के जहाज को मार गिराता है, 100 लोग मारे जाते हैं, उस पर प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। हमें किसी को नाराज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सही बात कहने की जरूरत थी। प्रधानमंत्री लगातार ईरान से संपर्क में बने रहते, क्योंकि हुआ क्या था, जब जंग की शुरुआत हुई थी तो प्रधानमंत्री ने किसे कॉल किया था? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इस्राइल। ईरान को कॉल नहीं किया था। मसूद पेजेश्कियां से प्रधानमंत्री ने तब बात की जब हमारे जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए थे, तब जाके प्रधानमंत्री ने बात की। मगर अगर हमारे विदेश मंत्री ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया होता, अगर वो सलाह मशवरा दिया होता उन्होंने, क्योंकि एस जयशंकर जो हैं वो फॉरेन मिनिस्ट्री में रह चुके हैं, वो चाइना से लेके अमेरिका हर जगह पोस्टेड रहे हैं, बड़े बड़े पद संभाले इन्होंने, कांग्रेस की सरकार में बहुत बड़े बड़े पद संभाले हैं। याद कीजिएगा, जब अमेरिका और भारत के बीच में, जब मनमोहन सिंह और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बीच में न्यूक्लियर डील हुआ था, उसमें एस जयशंकर ने अहम किरदार निभाया था। यानी कि एस जयशंकर को विदेशी मामलों की अच्छी जानकारी है, क्योंकि डिप्लोमैट जो रहे, फॉरेन सर्विसेज में रहे। मगर अब क्या हो रहा है साहब, इस पूरे मामले में इन्हें समझ ही नहीं आया कि हमें क्या करना चाहिए था। भारत की इस वक्त एक शानदार स्थिति होती है, मगर हमारी खामोशी की वजह से, एस जयशंकर की कायरता की वजह से, उनके नाकारापन की वजह से आज हम किसी स्थिति में कोई इंपैक्ट करने की स्थिति में नहीं है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है।
मुझे इस बातचीत से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, मगर हकीकत यह भी है कि ट्रंप चाहते हैं कि समाधान हो जाए, मगर ट्रंप का इस्राइल पर कोई कंट्रोल नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर रहस्यमय तरीके से बयानात आ रहे हैं इस बातचीत को फेल करने के लिए। ये तमाम मुद्दे हैं और हम इसे खारिज नहीं कर सकते। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।